देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने मुद्दों पर खुली बहस करने के लिए आमंत्रित किया गया है। दोनों नेताओं को देश के मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने का निमंत्रण सेवानिवृत्त जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस अजीत पी शाह द्वारा दिया गया। इस बीच खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। निमंत्रण को स्वीकार करते हुए राहुल ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी और कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा रखता है। कृपया हमें सूचित करें जब भी प्रधानमंत्री इस बहस में शामिल होने के लिए तैयार हो। इसके बाद हम बहस के फॉर्मेट और अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। राहुल ने कहा कि आमंत्रण के लिए शुक्रिया, मैं इस ऐतिहासिक बहस में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो देश के मुद्दों पर खुली बहस के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस बहस के लिए निमंत्रण स्वीकार करेंगे। लेकिन वहीं राहुल के इस बयान पर तुरंत पलटवार करते हुए बीजेपी ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल के जरिए पीएम मोदी को बहस के लिए बुलाने पर उन पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि राहुल गांधी कौन हैं जो पीएम मोदी उनसे बहस करें। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पीएम उम्मीदवार भी नहीं हैं। इंडिया गठबंधन की तो बात ही छोड़ दें, पहले वे खुद को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं, कहें कि वे अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेंगे और फिर पीएम को बहस करने के लिए आमंत्रित करें। तब तक हम किसी भी बहस में उनका मुकाबला करने के लिए अपने युवा मोर्चा प्रवक्ताओं को भेजने के लिए तैयार हैं। वहीं अमेठी से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ बैठने के लिए उनकी बराबरी करें। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या वह इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों को एक खुला पत्र लिखा था और इस पत्र में उन्होंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए सभी को एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए कहा था। वहीं इस चिट्ठी का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने खड़गे के आरोपों को निराधार बताया और अब चुनाव आयोग के इसी जवाब पर खड़गे ने चुनाव आयोग को ही चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि आयोग ने अन्य शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए उनके खुले पत्र का जवाब कैसे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भले ही यह एक खुली चिट्ठी है, यह साफ तौर से हमारे गठबंधन सहयोगियों को संबोधित है, न कि आयोग को। आश्चर्य की बात है कि भारत का चुनाव आयोग इस चिट्ठी का जवाब देना चाहता था, जबकि सीधे तौर पर दी गई अन्य शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा था। देश में जारी लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। अब ऐसे में भारतीय चुनाव आयोग ने कल शनिवार को तीसरे चरण का वोटिंग डेटा जारी किया। चुनाव आयोग के मुताबिक इस तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर 65.68% मतदान हुआ है। आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में 66.98% पुरुषों, 64.41% महिलाओं और 25.2% थर्ड जेंडर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बता दें कि चुनाव आयोग ने 4 दिन की देरी के बाद तीसरे चरण का वोटिंग डेटा जारी किया है। वहीं इससे पहले आयोग ने पहले और दूसरे चरण का वोटिंग डेटा 11 दिन बाद जारी किया था, जिसमें पहले चरण में 102 संसदीय सीटों पर 66.14% और दूसरे चरण में 88 सीटों पर 66.71% वोट पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शनिवार को ओडिशा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ बीजेडी को निशाने पर लिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके राज में ओडिशा की जनता दुखी है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं किसी के लिए भी बुरा भला नहीं बोलता हूं और मेरा अच्छा भी नहीं है ऐसा बोलना, लेकिन नवीन बाबू इतने सालों से यहाँ मुख्यमंत्री हैं। मैं नवीन बाबू को चुनौती देता हूँ। नवीन बाबू, इतने साल से आप मुख्यमंत्री हो, आखिर ओडिशा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, आप नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए कहिए कि आप ओडिशा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बताइए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम नहीं बोल सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? क्या उनके भरोसे आप अपने बच्चों का भविष्य छोड़ सकते हैं? पीएम मोदी ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ज्यादा नहीं, मुझे 5 साल का मौका दीजिए। अगर मैं 5 साल में आपके ओडिशा को नंबर 1 ना बना दूं तो कहना कि मोदी क्या कहकर गया था।
प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मेरा कहना है कि ओडिशा के लोग 24 साल से यह बात अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप ओडिशा को कितना जानते हैं? ओडिया भाषा क्लासिकल भाषा होने के बाद भी इसे भूल गए। नवीन पटनायक ने कहा कि आपने 1000 करोड़ संस्कृत भाषा के लिए दिए, लेकिन ओडिया के लिए कुछ नहीं दिया। आप ओडिसी संगीत को भी भूल गए। मैंने ओडिसी संगीत को क्लासिकल का दर्जा देने के लिए 2 बार आपके पास प्रस्ताव भेजा और आपने दोनों बार प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। ओडिशा की जमीन के कई वीर बेटे हैं। आज आपने कितने नाम लिए, क्या उनमें से कोई भी आपको भारत रत्न के लायक नहीं लगा? भारत रत्न बांटते वक्त आप ओडिशा के वीर पुत्र बीजू पटनायक को भूल गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि आपने वादा किया था किसानों की एमएसपी दोगुनी करेंगे, वो भी आप भूल गए। ओडिशा के लोगों को याद रखते हुए आपको कोस्टल हाईवे बनाना था, लेकिन वो भी भूल गए। कोयला ओडिशा की प्राकृतिक संपदा है जो आप लेकर जा रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में इसकी रॉयल्टी बढ़ाना भी आप भूल गए। नवीन पटनायक ने कहा कि सिर्फ चुनावों के समय पर ओडिशा को याद करने से कुछ नहीं होगा। कि आपको 2014 और 2019 में किए गए वादे याद हैं जिन्हें आपने पूरा नहीं किया? मुख्यमंत्री ने कहा कि लेकिन ये वादे ओडिशा के लोगों को याद हैं और 10 जून को तो छोड़ दीजिए, और 10 साल हो जाए तब भी बीजेपी ओडिशा के लोगों का दिल नहीं जीत पाएगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि सिर्फ आरक्षण से मुसलमानों का सशक्तिकरण नहीं होगा। दरअसल टीडीपी आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और इस मुद्दे पर बीजेपी धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ है। वहीं अब इस पर अपना पक्ष रखते हुए टीडीपी प्रमुख ने कहा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अंत में सभी को आर्थिक सुधार या आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ ही बढ़ना है, धर्म के आधार पर नहीं। ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से ऐसी कई जातियां या धर्म हैं जो अधिक पिछड़े हैं। नायडू ने यह भी कहा कि सिर्फ आरक्षण देने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इससे आगे सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आरक्षण खत्म कर दें, लेकिन स्पष्ट रहे सिर्फ आरक्षण से उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो सकता। इसलिए आरक्षण के साथ और भी कुछ देना होगा और मैं इसी दिशा में काम कर रहा हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई थी कि 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई है, जबकि मुसलमानों की आबादी में 43.15% की वृद्धि हुई है। अब इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आश्चर्य जताया कि देश में मुसलमान कैसे असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, खासकर जब उनकी आबादी में कथित तौर पर 45% की वृद्धि हुई है और वे सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बराबर के लाभार्थी रहते हैं। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल किया गया तो इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि अल्पसंख्यक स्पष्ट रूप से फल फूल रहे हैं और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री पद को लेकर की गई भविष्यवाणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आने वाले सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इसके बाद उन्हें पद से हटाकर अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। वहीं अब केजरीवाल की इसी टिप्पणी पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की ज़रूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। भाजपा का संविधान यह नहीं कहता कि 75 की उम्र के बाद पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन विपक्ष कन्फ्यूजन खड़ा करना चाहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री पद वाली टिप्पणी पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जायज सवाल खड़ा किया है। जो सिद्धांत और नियम पीएम मोदी ने अपनी पार्टी और नेताओं के लिए बनाए हैं, उनमें 75 साल के होने पर चुनाव नहीं लड़ने की इजाज़त भी शामिल है। इसी पर बीजेपी के संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर किनारे किया गया। लेकिन आज जब केजरीवाल ने ये बातें कही तो ये सुनते ही पूरी पार्टी बौखला गई। क्या ये नियम नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगा?
आप नेता ने कहा कि फिर तो आपके सिद्धांतों और उसूलों की कोई कीमत ही नहीं। संजय सिंह ने कहा कि ऐसे में अमित शाह का बयान पर्याप्त नहीं है। नरेंद्र मोदी को सामने आकर बताना चाहिए कि जो नियम उन्होंने दूसरों के लिए बनाए हैं क्या वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। क्या नड्डा और अमित शाह की सफाई से आरएसएस और बीजेपी संतुष्ट है? सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस ने बीते दिनों 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया था और अब इस बीच खबर सामने आ रही है कि कनाडा पुलिस ने चौथे भारतीय नागरिक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 साल के अमरदीप सिंह पर हत्या करने और हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। निज्जर हत्याकांड की जाँच कर रही टीम ने इस बारे में एक बयान जारी कर कहा कि अमरदीप सिंह को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में 11 मई को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि 45 साल के हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल जून महीने में कनाडा के वैंकूवर के नजदीक नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था और साथ ही कहा था कि उनके पास इसके लिए भरोसेमंद सबूत हैं। हालांकि भारत ने इन आरोपों का खंडन किया था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर तीखा हमला बोला है। दरअसल राज्यपाल पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वहीं अब मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वह चाहेंगे तो वह उनसे सड़कों पर मिलेंगी, लेकिन राजभवन नहीं जाएंगी क्योंकि बगल में बैठने पर भी वह पाप होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस कहते हैं कि दीदीगिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन श्रीमान राज्यपाल, मैं कहती हूँ कि आपकी दादागिरी अब काम नहीं करेगी। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि बोस को साफ करना चाहिए कि उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें अपना पद क्यों नहीं देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने पिछले हफ्ते ही कोलकाता पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें महिला ने आरोप लगाया था कि बोस ने 24 अप्रैल और 2 मई को राजभवन में उसके साथ छेड़खानी की थी। आईपीएल 2024 का 60वां मैच कल शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मैच में कोलकाता ने 18 रनों से जीत दर्ज की है। कोलकाता की टीम ने मुंबई के सामने जीत के लिए 16 ओवर में 158 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन मुंबई की टीम निर्धारित 16 ओवर में 8 विकेट खोकर 139 रन ही बना सकी और उसे 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दरअसल बारिश के कारण मैच 2 घंटे और 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ। बारिश ने इस मैच में खलल डाला, जिससे मुकाबले को 16-16 ओवरों में कराने का फैसला किया गया। बता दें कि यह कोलकाता की 12 मैचों में से 9वीं जीत है और इस जीत के साथ केकेआर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर मौजूद है। वहीं मुंबई इंडियंस 13 मैचों में इस 9वीं हार के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।